कैसे हो सारे? सब बढ़िया हो गए? बायोलॉजी में भाई वीरेंद्र कुमार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो अपने 11th-12th की सीरीज चल रही थी, 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज है अपना 7वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है, ये 11th की बायोलॉजी का चैप्टर का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। संरचनात्मक संगठन का मतलब होता है कि प्राणियों की संरचना कैसे हुई, प्राणियों की संरचना में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ प्राणियों के संगठन कैसे हुआ है, यानी उनका निर्माण कैसे हुआ, यानी किसी भी चीज को बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो अपने एक चीज मैंने आपको बताई थी कि एक कोशिका होती है, क्या होती है मेरे बच्चों? कोशिका। कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र, अंग। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र, और तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं मेरे बच्चों? शरीर। ये सीरीज होती है। हम पढ़ेंगे आज पहला प्राणी ऊतक, इसके बाद में अंग है, अंग तंत्र, फिर केंचुए के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेंढक। मेंढक का वैज्ञानिक नाम सभी को पता ही है, राणा टिग्रिना। क्या नाम होता है? राणा टिग्रिना। कॉकरोच को नॉर्मल भाषा में तिलचिट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिलचिट्टा। और केंचुआ तो किसान मित्र होता है, सभी जानते ही हो, है ना? इतने अनजान आपको हो नहीं। चलिए, आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक व एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन किया था, जिक्र किया था। हम आप जानते हो ना, एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, पता नहीं होती नहीं है। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। ये भी मैंने बता दिया था कि जो एक कोशिक जीव होते हैं उनमें क्या होता है, पाचन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, जनन की क्रिया एक ही कोशिका में संपन्न होती है ना? वो एक ही सेल सारा कुछ करती है। बहुकोशिकीय प्राणियों में जटिल शरीर में उपस्थित उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। अब हम क्या है, हम बहुकोशिकीय, तो हमारे अंदर क्या है, पाचन के लिए अलग सिस्टम है, जनन के लिए अलग सिस्टम है, परिसंचरण के लिए अलग सिस्टम है, श्वसन के लिए अलग सिस्टम है। और ये सारी प्रक्रियाएं सरल प्रक्रिया नहीं है, जटिल प्रक्रियाएं हैं। कैसी प्रक्रियाएं हैं? जटिल प्रक्रिया। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। सरल प्राणी होता है हाइड्रा, जिसका शरीर होता है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव शरीर का अरबों कोशिकाओं का बना होता है। इसका मतलब यह है कि एक सरल प्राणी है, एक प्राणी है जो नॉर्मल प्राणी है, सरल प्राणी है, जिसका नाम है हाइड्रा। इसके अंदर कोशिकाओं भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लगभग इसमें कोशिकाएं होती हैं हजारों की संख्या में। लेकिन अगर मानव की बात करें तो मानव में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? अरबों की संख्या, जो विभिन्न कार्य संपन्न करती हैं। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं? सोचने वाली बात है कि इतनी अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, तो एक साथ कार्य कैसे करती हैं? अब जैसे देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर अब पाचन भी चल रहा है, जैसे मैं सुबह खाना खा के तो पाचन की क्रिया भी हो रही है, मस्तिष्क में आपको पढ़ा रहा हूँ तो मस्तिष्क भी काम कर रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा है, श्वसन की क्रिया भी हो रही है। ये सारे काम हो कैसे रहे हैं, है ना? बहुकोशिकीय प्राणी में समान कोशिकाओं का समूह है। अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। तो ऊतक क्या कहलाता है? हम बहुत बार ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत बार। और जो मैंने नॉर्मल बॉडी की क्लास कराई थी वहाँ पर भी बताया था, ठीक है। तो अंतर कोशिकीय समूह एक जैसी कोशिकाओं को विशेष कार्य करने वाला संगठन क्या कहलाता है? ऊतकों का समूह। या सीधा कह सकते हो कि एक समान कोशिकाओं का या एक समान कार्य करने वाली एक जैसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। वैसे टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। लवज आपको जानकर केवल 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात और एक विशेष प्रतिरूप में संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था? अंगों से मिलकर क्या बनता है? ऊतकों से मिलकर क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। तो 4 प्रकार के ऊतक होते हैं जो एक विशेष अनुपात में और विशेष प्रतिरूप में होते हैं। जैसे आमाशय हो गया, पाचन तंत्र का भाग है, फुफ्फुस हो गया, श्वसन का भाग है, हृदय हो गया, परिसंचरण का भाग है, और वृक्क हो गया, ये हमारा उत्सर्जन का भाग है। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक व रासायनिक
पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्यक्रम को संपन्न करते हैं तो उसे कहते हैं अंग तंत्र। अब इसका मतलब क्या है कि जब दो अंग, जैसे ये अमाशय एक अंग है, हृदय एक अंग है और ग्रंथ एक अंग है, ये आपस में मिलकर काम करेंगे, एक काम को अंजाम देंगे, तो उस सिस्टम क्या कहलाया जाएगा? अंग तंत्र। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, समस्त जैविक यानी कोशिका, ऊतक, अंग तथा अंग तंत्र में संवर्धन द्वारा संपन्न पुरुष को जीवित करने में योगदान देते हैं। कोई नई बात नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणी ऊतक के बारे में। हमने छोटी क्लासों में जो मैंने 11th क्लास के 10th लेवल की साइंस पढ़ाई थी, तो मैं ये आपको करवा चुका हूँ। प्राणी ऊतक, ठीक है। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, बिल्कुल बदलती रहती है। अब कैसे बदलेगी? अब जैसे मान लीजिए आरबीसी है, ये आरबीसी है, तो इसकी काम क्या है? इसका काम है O2 का परिवहन, तो इसकी संरचना अलग होती है। उसके बाद में ये एक सेल मान लीजिए आपकी न्यूरॉन्स होती है, इसका काम क्या है? संवेदनाओं को भेजना, इसकी संरचना। ये होता है आपका स्पर्म, अलग, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। इसके बाद में ओवम, ये भी एक सेल है। तो सभी का कार्य अलग अलग, तो इनकी संरचना क्या होती है? अलग अलग। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए भी 4 प्रकार के ऊतक देख लेते हैं। पहला है उपकला, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। ये वैसे मैंने साइंस वाली प्लेलिस्ट में आपको करवा दिया है, तो वहाँ पर आप ये पहले देख के आइए, उसके बाद में ये फटाफट हल कर दें, ठीक। चलिए, हम उपकला ऊतक को एक सामान्य उपकला ही कहते हैं। तो उपकला ऊतक का नाम क्या है? उपकला ही है, कोई नहीं नाम नहीं। इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है जो एक और दो देह तरल और दूसरी और बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। ये कह रहा है कि एक सामान्य उपकला, इस ऊतक में एक स्तर होता है जो मुक्त होता है, एक स्तर क्या है? मुक्त होता है, और जो एक और दो देह तरल होते हैं दूसरी ओर वातावरण में संपर्क होता है, इसके पास ऊतक बनेगा। और इस प्रकार देह का आवरण तथा अस्तर का निर्माण होता है। यानी कि उपकला ऊतक, उपकला यानी कि एक प्रकार से शरीर का बाह्य आवरण का निर्माण होता है, शरीर का बाह्य आवरण। शरीर का बाह्य आवरण ये बना है। कोशिकाएं अंतःकोशिकीय आधात्री द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है। कोशिकाओं के अंदर अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं होता, इसलिए ये दृढ़ता से जुड़ी रहती है। कैसे भी? इसका मतलब ये है कि ये एक कोशिका है, 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 ये एक कोशिका है। तो इसमें कहाँ पर आपको अंतःकोशिकीय अवकाश दिखाई दे रहा है? नहीं, तो इसमें अंतःकोशिकीय अवकाश होते हैं वो नहीं होते, इसलिए कोशिकाएं एक दूसरे से दृढ़ता से जुड़ी रहती है। उपकला ऊतक भी आगे 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है सरल उपकला ऊतक और दूसरा होता है संयुक्त उपकला ऊतक। इतनी बात है समझ। तो सरल आपको उपकला ऊतक में क्या बात ध्यान रखनी है कि उपकला ऊतक शरीर के बाहरी आवरण का निर्माण करता है और इसमें अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं होता, जिस वजह से ये दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, सरल उपकला ऊतक और संयुक्त उपकला ऊतक। तो पहले सरल उपकला ऊतक की बात करें। सरल उपकला ऊतक एक ही स्तर का बना होता है। लगभग क्या है सरल उपकला में? एक ही स्तर का बना होता है तथा यह देह गुहाओं, वाहिनियों, नलिका का स्तर होता है। तो सरल उपकला ऊतक की क्या बात बताने की गई? एक स्तर होता है, पहली बात तो एक ही स्तर। हाँ जी सर, कितनी बात समझ आएगी। अब ये एक स्तर कहाँ पर पाया जाएगा? देह गुहा, पीछे बढ़ के आते हैं, देह गुहा क्या होती है? ठीक है, नलिका, रक्त वाहिनियां या अन्य वाहिनियां, इनकी वाहिनियों का क्या करता है? ये अस्तर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त उपकला ऊतक में कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक स्तरों का बना होता है। अब संयुक्त है तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक।
2 यज्ञों से अधिक स्तर का होता है। इसका कार्य रक्षात्मक, कार्य क्या है? रक्षा करना, इसके बाहरी पदार्थों से सुरक्षा, जैसे कि हमारी त्वचा, तो त्वचा भी इसकी सेफ में आ गई, जैसे कि हमारी त्वचा। ठीक है। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकलावर्तक 3 प्रकार के, तो कौन कौन से? शल। अब ये तीनों के तीनों हैं, ये कौन से हैं? सरल उपकलाव, तो शल ऐसे सिंगल लेयर, घनाकार, यहाँ पर कोशिकाएं कैसी हैं? घनाकार कोशिका, और स्तंभाकार, स्तंभ का मतलब लंबी कोशिका, इस प्रकार से। ये देखो शल की बिल्कुल एक सिंगल लेयर बन रही है, ठीक है। ये वर्गाकार है, घनाकार कोशिकाएं, और ये घनाकार स्तंभाकार लंबी कोशिकाएं। तो याद हो गई। उसके बाद में एक और है दूसरी पक्षमाधारी स्तंभाकार कोशिका, ये पक्षमा निकले हुए राउंड से, तो ये हुई 4। चलिए आगे बात करते हैं। शल की उपकला उत्तक, यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है। ये देखो पतली है और चपटी कोशिकाएं, इसके किनारे एलिमेंट होते हैं, किनारे पे देखो एलिमेंट है। यह उत्तक रक्त वाहिनियों की भित्ति तथा फेफड़े के वायु कोश में पाया जाता है। तो शल की उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है? ये हो सकता है तो रक्त वाहिनियों की भित्ति, कहाँ पर? रक्त वाहिनियों की भित्ति, रक्त वाहिनियों की भित्ति और वायु कोश, यानी कि वायु भूमिका में, वायु कोश में, और विसरण सीमा का कार्य करता है। तो ये क्या काम करता है? विसरण करता है। विसरण क्या होता है? ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब घनाकार उत्तक उपकला की, यह उत्तक एक स्तरीय घुन जैसी कोशिकाओं से बनता है। पहले बता दिया, यह वृक्कों के वृक्कों के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? नेफ्रिलिया में, नेफ्रॉन में और ग्रंथियों की वाहिनियों में। ग्रंथियों से क्या स्राव होते हैं? हार्मोन, तो ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य स्त्रावण और अवशोषण। तो देखो नेफ्रॉन में क्या काम होता है? अवशोषण का, बनाया था मैंने, और ग्रंथियों का काम क्या होता है? हार्मोन का स्त्राव। तो यहाँ से चीजें ध्यान कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है? अवशोषण और स्त्राव। वृक्क में वृक्कों की समीपस्थ वैलयी सूक्ष्म नलिका को उपकला में सूक्ष्म होती है। बताइए क्या? अगला है स्तंभाकार उपकला। यह लंबी पतली कोशिकाओं का एक स्तर होता है। केंद्र कोशिका के आधारी भाग, आधार में क्या होता है? केंद्र, यानी कि केंद्र के यहाँ पर मुख्य मुक्त स्तर पर प्रायः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर अमाशय आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं, और ये स्त्रावक और अवशोषण में सहायक। अमाशय में सूक्ष्मांकुर का क्या काम है भाई? या तो जब मैंने आपको पाचन तंत्र बताया था, तो हम भोजन जो पचता है वो इन सूक्ष्मांकुरों के द्वारा ही तो अन्य कोशिकाओं में भेजा जाता है। ठीक है, तो आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं। कहाँ पर? आंत और अमाशय के आंतरिक स्तर। देखो ये हमारा होता है अमाशय, तो यहाँ पर ये सूक्ष्मांकुर लगे हुए इस तरह से। ठीक है, अब भोजन आया, भोजन पचा, तो ये सूक्ष्मांकुर इसका अवशोषण करेंगे, शरीर की कोशिकाओं में भेज देंगे। आपको पता है छोटी आंत में भी भोजन का पचन होता है, तो वहाँ पर भी लगे हुए, तो वहाँ से भी ये अपने भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाएं मुख्य ज्यादा पक्षमाभ होते हैं, उनके पक्षमाभी उपकला कहते हैं। इसका कार्य कणों तथा श्लेष्मा की उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना। अब जो पक्षमाभी उपकला होते हैं उनका कार्य क्या होता है? कणों अथवा श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक दिशा में ले जाना। तो छोटे छोटे पक्षमाभ होते हैं, वो उपकला को एक ही दिशा में लेकर जाते हैं।
जैसे श्वसनिका हो गई, डिम्ब वाहिनी। श्वसनिका होती है तो वायु को एक निश्चित दिशा में ले जाती है। डिम्ब वाहिनी यानी कि इसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी मादा में पाई जाती है, कोई मत कर देना, नाभि में पाई जाती है। इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। और निषेचन की प्रक्रिया यही होती है, निषेचन की प्रक्रिया यही संभव होती है। ये बात ये आपको ध्यान रखनी है। निषेचन की प्रक्रिया भी आपकी यही संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला है नलिकाओं जैसे खोखले अंगों को विद्युत करते हैं। कुछ स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाएं में स्त्रावण की विशेषता होती है, इस को उपला ग्रंथि कहते हैं। और कुछ स्तंभाकार और कुछ कोशिकाओं में होती है विशेष बातें, तो उनको ग्रंथि भी कहते हैं। चित्र में दोनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ये आपको चित्र दिखा दिए गए हैं। एक कोशिका जो पृथक ग्रंथि कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहारनाल की कलश कोशिकाएं तथा बहु कोशिकीय कोशिकाओं के पुंज भंडार का बना होता है। सभी कोशिकाओं में निष्कर्षण के बाद ग्रंथि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखो ये क्या कह रहा है कि ग्रंथि उपला हो सकते हैं एक कोशिका, ये तो है आपका एक कोशिकीय और ये है आपका बहु कोशिकीय। डायग्राम देख लो अच्छे से। ठीक है। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जो एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। ये बात तो थोड़ी सी आपको याद है। ठीक है। बाह्यस्त्रावी ग्रंथि से श्लेष्मा, लार, कर्ण मतलब जो है आपके कान में ईयरवैक्स बनती है ना, उसे कर्ण कहते हैं। ये बाह्यस्त्रावी ग्रंथि द्वारा तेल, दुग्ध, आमाशय, एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद करती है। तो ध्यान रखना है कि बाह्य स्त्रावी ग्रंथि से क्या क्या चीजें स्रावित होती है। तो श्लेष्मा, जैसे हमारे नाक में हम सांस लेते हैं तो कुछ वायु के कण होते हैं वो श्लेष्मा में चिपक जाते हैं, और उसके धूल मिट्टी के कण होते हैं वो श्लेष्मा में चिपक जाते हैं, जिससे श्वास हो जाती है। उसके बाद में लार, भोजन को देखते मुंह में लार आती है, वो बाह्यस्त्रावी ग्रंथि द्वारा आती है। कर्ण, कान में वैक्स जमा हो जाती है, वो भी बाह्यस्त्रावी ग्रंथि द्वारा होती है। तेल, लड़कों में तो ये चीज नहीं था, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनकी एक जो किशोरावस्था होती है तो उनकी त्वचा तेलीय हो जाती है, तो वो तेलीय ग्रंथियों के कारण ही होती है। दुग्ध, ये भी महिलाओं में स्तन ग्रंथियों द्वारा शिशु के पोषण के लिए भी होता है। आमाशय एंजाइम, भोजन पचाने के लिए आमाशय में जो एंजाइम बनते हैं वो भी बाह्यस्त्रावी ग्रंथि है। अन्य कोशिकाएं उत्पाद भी स्रावित होती है। ये सब वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। यानी कि बाह्यस्त्रावी ग्रंथि की एक बात और निकल कर आ गई कि इनमें वाहिनियां और नलिकाओं के माध्यम से परिवहन होता है। इसके विपरीत अगर अंतःस्रावी ग्रंथि में देखें तो इनमें नलिकाएं नहीं होती। तो अगर आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल दिया जाए बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी में, तो बाह्यस्रावी में बाह्यस्रावी नलिकाएं पाई जाती है, अंतःस्रावी नलिका नहीं पाई जाती। इसके उत्पाद ये सारे बता दिए। तो इसके उत्पाद होते हैं हार्मोन, जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसे ग्रंथि स्थित होती है, सीधा ग्रंथि के पास भेजे जाते हैं। चलिए अगला है संयुक्त उत्कला। एक से ज्यादा कोशिकाओं बहुत तरह से बनी होती है और इस प्रकार स्त्रावण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित होती है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों को रक्षा करना होता है। इसका कार्य है रक्षा करना। त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह पर, ग्रसनी पर, लार ग्रंथियों पर, अग्नाशय की वाहिनियों पर ये परिसर को ढकता है। तो उत्कला कहाँ पे पाए जाएंगे? ये इसका काम है रक्षा करना। रक्षा करना त्वचा पर, मुख गुहा की नम सतह पर, मुख गुहा यानी कि अंदर मुख के अंदर होती है ग्रसनी, ये बड़ा भाग, लार ग्रंथियां मुख के अंदर पाई जाती हैं, अग्नाशय की वाहिनियों में इसके उत्कला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोशीय पदार्थों से जुड़ी रहती हैं। लगभग सभी प्राणी में कोशिकाओं के विशेष गुण को व्यक्तिगत कोशिकाओं का संरचनात्मक अंतर्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। सभी कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। उत्कला और अन्य उसको में तीन प्रकार की संधि पाई जाती है: दृढ़ संधि, असंधि संधि और अंतराली संधि होती है। यानी कि एक उत्तक दूसरे उत्तक से जुड़ता है तो उसमें संधि होती है। ठीक है। कौन कौन सी? तो पहली है दृढ़ संधि, पदार्थों को उत्तक से बाहर निकलने से रोकती है। दृढ़ संधि क्या करती है? पदार्थों को उत्तक से बाहर निकलने से रोकती है। असंधि संधि पड़ोसी कोशिकाओं की कोशिका को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। ये क्या करती है? असंधि एक कोशिका, अब देखो ये कोई कोशिका है, दृढ़ संधि क्या करेगी? इसको इसके अंदर जो पदार्थ है इसको बाहर निकलने से रोकेगी। असंधि संधि क्या करेगी?
इससे पदार्थों का आदान प्रदान करेगी और अंतराली संधि आयनों तथा छोटे अणुओं को कभी कभी बड़े अणुओं को स्थानांतरित में सहायता करती है और असंधि संधि क्या करेगी, आयनों और कुछ बड़े अणुओं को इधर उधर स्थानांतरित करने का काम करेगी, कोशिका को कोशिका जगह के आपस में जोड़कर ये है आपकी कोशिका। ठीक है, अगला है अपना संयोजी ऊतक, ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, संयोजी ऊतक हम कल पढ़ेंगे। इससे पहले जो ऊतक वाला अपना चैप्टर हो चुका है जंतु ऊतक, उसको अच्छे से देख के आइए, फिर आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।